Hello friends, welcome back to the YouTube channel Learning Orbit. As in our series, we started chapter number 3, Methods of Educational Psychology, and we completed first method introspection, then observation method, and then interview method. Now we are going to discuss case study method or clinical method. So let's roll. Now, case study method. Case study method is used for studying the behavior problem of a maladjusted और deviant child और इंडिविजुअल। तो जो भी एक माल एडजस्टेड बच्चा मतलब जिसको एडजस्ट करने में इशू हो रहा हो या फिर डेविएंट जो एक नॉर्मल से हटकर बच्चा हो उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को जानने के लिए जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको केस स्टडी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में केस स्टडी एक इंडिविजुअल की डेप्थ स्टडी उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना डीप जाओगे अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉब्लम एंड हिज एज टू। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो अभी 7 और 8 ईयर का है तो ऑब्वियसली हमें उसकी नेटल नियोनेटल प्रीनेटल सारी हिस्ट्री जाननी होगी। बट अगर एक पर्सन है उसको प्रॉब्लम 72 ईयर्स में स्टार्ट हुई 72 ईयर्स में वो डॉक्टर के पास गया है और ये प्रॉब्लम उसको 50 ईयर्स के अराउंड हुई है तो आई थिंक उसको शायद से 35 ईयर के अराउंड से स्टार्ट करना उसकी डीप स्टडी स्टार्ट होगी कि उस दौरान कुछ इशू हुए थे, कोई मेंटल इंजरी हुई, कोई फिजिकल इंजरी हुई थी, कोई ब्रेन इंजरी हुई थी और अगर तब भी कुछ नहीं मिलता तो और डीप जाते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा हमें प्रीनेटल से ही स्टार्ट करना है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर किसी एक्सीडेंट के बाद हो रहा है तो ऑब्वियसली उस एक्सीडेंट से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी हिस्ट्री। सो नेक्स्ट पॉइंट, अ चाइल्ड हु इज सोशली माल एडजस्टेड और इमोशनली ब्रोकन और इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन अ स्कूल सब्जेक्ट इज अ क्लिनिकल केस। अगर कोई बच्चा सोशली माल एडजस्टेड है मतलब वो सोशली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है एक नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंगली और इमोशनली ब्रोकन है और एक्सपीरियंस करता है डिफ़िकल्टी स्कूल सब्जेक्ट में, हल्की फुल्की डिफ़िकल्टी इज़ ओके बट वो एक हायर लेवल पे कर रहा है जो उसके एज में बच्चे नहीं करते तो उसको क्लिनिकल केस कहा जाता है। नाउ एज अ क्लिनिकल स्टडी इज एन डेप्थ स्टडी ऑफ द केस, दिस मैथड इज़ नोन एज केस स्टडी और केस हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केस स्टडी एक डेप्थ स्टडी होती है इंडिविजुअल की, इसलिए हम उसको केस स्टडी या फिर केस हिस्ट्री भी कहते हैं और क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है। It is characterized by the detailed, realistic, concrete description and explanation of a case. तो ये कैसा है, डिटेल होती है, रियलिस्टिक होती है, कंक्रीट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इसका और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ केस। ओके, नाउ फिफ्थ, डिटेल स्टडी ऑफ अ केस इन्वॉल्व यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, यूज़ ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो हम डीप स्टडी कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम किसी एक एरिया की डीप स्टडी कर रहे हैं, यहाँ हम इंडिविजुअल की पूरी डीप स्टडी कर रहे हैं। सो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसकी पास हिस्ट्री भी जानते हैं, एज वेल एज उसके कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन भी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कराने पड़ते हैं और समटाइम्स हम साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑल्सो, जैसे IQ टेस्ट हो गया, EQ टेस्ट हो गया एंड ऑल। सो एक वास्ट प्रोसेस है हमारा केस स्टडी मेथड, थोड़ा डीप होता है, टाइम टेकिंग होता है। सो मेरिट्स पे बात करते हैं इसकी। केस स्टडी कंसीडर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, हैंस इट इज़ हाईली रिलायबल एंड कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ इवेल्युएशन। ये बच्चे के हर एक एक्सपेक्ट को कवर करता है, इसलिए इसको हाईली रिलायबल बोलते हैं। क्योंकि हर बार क्या होता है कि हमने एकेडमिक पे बच्चे का ध्यान दिया लेकिन बच्चा इमोशनली फिट नहीं है, हम उसके एकेडमिक पे ध्यान दिए जा रहे हैं तो चांसेस है कि हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ केस स्टडी में हम ओवरऑल डेवलपमेंट में जितनी भी चीज़ें एक्सपेक्ट आते हैं उन सबको कवर कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा रिलायबल है एंड कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ इवेल्यूएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट मेरिट है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट। अब हम इतना डीप स्टडी कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये माल एडजस्टमेंट हुआ कैसे, क्यों, उसके रीजंस क्या थे। अब उन रीजंस के अकॉर्डिंग उसके सोल्यूशंस ईजीली निकाले जा सकते हैं और बेटर और जो ज़्यादा कारगर होंगे वो निकाले जा सकते हैं। इट हेल्प्स इन सजेस्टिंग रिमेडियल मेजर्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ माल एडजस्टेड केस। तो किसी माल एडजस्टेड केस के रिहेबिलिटेशन के लिए ये मेजर्स भी सजेशन कर सकता है, रेमेडियल मेजर्स। इट हेल्प्स द टीचर टू गेन बेटर कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, और इससे टीचर को मालूम पड़ता है कि नॉर्मल बिहेवियर का कंसेप्ट ज़्यादा क्लियरिफाई होता है। नाउ डीमेरिट्स पे बात करते हैं। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये नहीं कि बस एक बार आपको किसी पेरेंट ने कह दिया कि मेरा बच्चा यहाँ से ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ, आपने मान लिया। आपको उस बच्चे से बात करनी है, उसके मदर से, उसके फादर से, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स से, कभी कभार
किसी और फैमिली मेम्बर से, कभी कभार फ्रेंड से, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑल। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत मेहनत वाला प्रोसेस भी है। इट वारंट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। जो रिसर्च कर रहा होता है उसके लिए उसको बहुत एफर्ट करने होते हैं। इट मीन्स ओनली फॉर इंडिविजुअल केस एंड ends with a diagnosis and treatment of the individual under study। ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पे किया जा सकता है, किसी ग्रुप की केस स्टडी नहीं हो सकती ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है अपने आप में। जैसा कि हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हम कभी भी ग्रुप का केस स्टडी नहीं कर सकते। और इसके अंदर किसी एक इंडिविजुअल का ही होता है और उसी के बेस पर उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है अंडर द स्टडी। Now it requires technical proficiency and some experience on the part of teacher। तो इसके लिए एक टेक्निकल प्रोफिशेंसी चाहिए होती है जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह साइकेट्रिस्ट के पास होती है। लेकिन अगर हम टीचर एक्सपेक्ट की बात करें तो वो एक एक्सपीरियंस के बाद आ जाती है। तो टीचर ये नहीं कहती कि बच्चे को ये इशू है, वो कहती है मे बी, क्योंकि उसने इतने केस देखे होते हैं, इतने सालों से पढ़ा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है, तो वो अनुमान लगाती है और आगे का प्रोसेस ऑब्वियसली प्रोफेशनल ही करते हैं। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से करिएगा एंड स्टे ट्यून। आई विल बी अगेन in front of you with next method. So stay tuned guys. Bye.